आज हम आईसीएसई के 9th क्लास के जावा विथ ब्लूजे इस सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। इसका नाम है ऑपरेटर्स इन जावा। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं इसकी ओर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, एंड द न्यू ऑपरेटर, इन्वोकिंग मेंबर्स ऑफ ए क्लास यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, आउटपुट स्टेटमेंट्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस 4th चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब हम जावा में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक स्टेटमेंट का फ़र्क समझेंगे। a प्लस बी एक्स प्लस वाई डी माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हैं इनको कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने इवैल्यूएट नहीं किया है अभी तक। अगर हम इनको इवैल्यूएट करेंगे और उसकी वैल्यू अगर हम कहीं स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, तो इस पूरी लाइन को कहते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में x प्लस वाई हुआ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हुआ अरिथमेटिक स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इतना ही फ़र्क है। एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स and arithmetical operators together to produce a meaningful result। तो यहाँ पे a और b वेरिएबल्स हैं, 2 कांस्टेंट है और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा जब हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यूज़ असाइन करेंगे। इस एक्सप्रेशन का जो है कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, व्हेन एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि ये वाला x प्लस वाई इज़ असाइंड टू ए वेरिएबल असाइंड टू z, इट इज़ नोन एज एन अरिथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इतना ही फ़र्क है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में राइट साइड का जो हिस्सा x प्लस वाई ये हुआ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये पूरी लाइन हो गई अरिथमेटिक स्टेटमेंट। तो इतना ही फ़र्क है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिकल स्टेटमेंट में। एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अरिथमेटिक में हम अरिथमेटिक भी कहते हैं कहते समय, तो m के बाद ये आता है जो करेक्ट स्पेलिंग है ARITHMETIC है। गलती से कोई ARITHMATIC भी लिखते हैं, तो यहाँ पे याद रखें कि अरिथमेटिक में अरिथ ME है, ME। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरह से होता है देखेंगे। डबल प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और डबल माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारा वेरिएबल b है, अगर वेरिएबल के पहले हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। प्री पहले, पोस्ट बाद में। पहले अगर ऑपरेटर है तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स, बाद में अगर ऑपरेटर है तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स। b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू प्लस प्लस b इंटू 7। तो यहाँ पर b को इंक्रीमेंट किया जाएगा, b 5 है, यहाँ पे b हो जाएगा 6। 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। और अगर यही एग्जाम्पल हमने पोस्ट फिक्स में लिया तो क्या होगा, प्लस प्लस b की जगह अगर हमने b प्लस प्लस लिखा तो क्या होगा, b की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर भी 5 ही रहेगी। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो प्लस प्लस लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि जो इस तरह के ऑपरेटर्स हैं हम लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम इसको स्टैंड अलोन में कभी इस्तेमाल नहीं करते। एक लूप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, जो इसके इटरेशंस होते हैं हर एक बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो पहले ये इवैल्यूएट हो जाएगा, उसके बाद में b की वैल्यू
5 से 6 हो जाएगी, तो नेक्स्ट इटरेशन में b 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखें प्रीफिक्स डिक्रीमेंट c इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 5 प्लस इन ब्रैकेट माइनस माइनस c। तो जब प्रीफिक्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, 12 की जगह ये हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 16। अब इसको हम पोस्ट फिक्स की तरह देखते हैं, k इज इक्वल टू 5 प्लस c डबल माइनस माइनस, तो c 12 था तो 12 ही रहेगा, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में c की वैल्यू 12 की जगह 11 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का जो है अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम देखें कि काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स किसे कहते हैं। अब हम देखें काउंटर किसे कहते हैं। काउंटर्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स विच आर यूज्ड फॉर कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ए प्रोसेस इज रिपीटेड। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कई बार एक ही प्रोसेस को रिपीट करना होता है, उसी प्रोसेस को एक निश्चित समय तक हमें रिपीट करना होता है। लूप के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है ये अगर हमें देखना है और तय करना है तो इसके लिए जो कोड यूज़ करते हैं हम उसे काउंटर कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे c एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर वेरिएबल c में c को हमने पहले 0 वैल्यू दी और उसके बाद में c इज इक्वल टू c प्लस 1 लिखा। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1 इज c। तो पहले c 0 था, उसके बाद में c 1 हो गया। तो इनिशियलाइजेशन जो है वो लूप के बाहर होता है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर इंटीजर c इज इक्वल टू 0 वाइल c इज लेस देन n, और ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, लूप है, इसके अंदर जो भी अब हमने कोड लिखा और फिर एक काउंटर बना दिया c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा c की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, फिर दोबारा ये रन होगा c की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो समझो n की वैल्यू हमने 5 दी, तो जब तक ये 5 से नीचे है c की वैल्यू, यानी कि c जब 0 था तब पहली बार रन होगा, फिर 1 होगा तब रन होगा, जब 4 होगा तब रन होगा, तो 0 से लेकर 4 तक 5 बार रन होगा। इस प्रकार अगर हमने n की वैल्यू 5 दी तो ये लूप 5 बार रन होगा। तो ये इसे कहते हैं काउंटर। तो काउंटर से जो है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कितनी बार होना चाहिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे आप कल्पना कीजिए कि क्रिकेट की मैच चल रही है और किसी एक प्लेयर ने टोटल कितने रन बनाए, प्रोग्राम के सहायता से आपको उसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए जो है ये प्लेयर ने इस समय किए हुए रन्स हैं। समझो प्लेयर ने शुरू में 1 रन बनाया तो x विल बिकम 1, उसके बाद में प्लेयर ने 6 रन बनाए तो 6 प्लस 1 तो x बनेगा 7। तो यहाँ पर x जो है एक एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप इसमें a की वैल्यू ऐड करते जाओगे वो टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो a जो है इनपुट वैल्यू है, तो इसका प्रोग्राम में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डबल सम इज इक्वल टू 0.0 वाइल सम कंडीशन, समझो कि वाइल द प्लेयर इज नॉट आउट और रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस कोड के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, वैल्यू जो है वो उस प्लेयर ने बनाए हुए रन्स हैं, इस समय बनाए हुए रन है। तो अगर प्लेयर नॉट आउट है तो वैल्यू इसके अंदर ऐड करते जाइए, जितने भी रन उसने बनाए वो सम के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो सम इज ए एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड गेटिंग गार्बेज वैल्यू। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कंप्यूटर उसको एक रैंडम वैल्यू असाइन करता है। तो अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो वैल्यू भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो इसलिए हमको इसको इनिशियलाइज करना होता है। तो जनरली हम इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो 0 से हमारा काउंटर या एक्यूमुलेशन शुरू होगा और जितने भी रन बने वो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस देखेंगे।
जावा, सी और C++ इन लैंग्वेजेस में हम जो बाइनरी ऑपरेशंस है उनका शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। तो वो कैसे हम देखें, a = a+b। तो अभी हमने देखा कि ये एक एक्यूमुलेटर है, a जो है एक्यूमुलेटर है। c = c-d, तो यहाँ पर भी c एक्यूमुलेटर है, लेकिन जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे हम माइनस ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन का और मॉड का। तो सारे जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हम एक्यूमुलेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जोड़ते जाना है, आप उसको माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसमें से कुछ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जहाँ पे आपको a = a+b लिखना है वहाँ पे आप a + b लिख सकते हो, तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट होगा। c = c-d, इसको आप c- d लिख सकते हो। m = m × 7, इसको m * 7 लिख सकते हो। d = d/2, इसको d डिवीजन = 2 ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। यहाँ पे ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। ये पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर असाइन करेगा। ये पहले डिवाइड करेगा फिर असाइन करेगा। यहाँ पे ये पहले इसका मॉड्यूलस निकालेगा फिर उसको असाइन करेगा। x = x mod 3 को x mod = 3, इस तरह से आप जो है शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में जो एक्यूमुलेटर स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। अब हम बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या है ये देखेंगे। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉड, ये सारे बेसिक ऑपरेटर्स हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लस अगर होगा तो किन्हीं दो संख्याओं की हम एडिशन करते हैं, जैसे a + b या a - b, तो इसी को कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम जो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स का, उसी को बाइनरी कहते हैं। बाइनरी यानी दो, तो जिसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं a + b, तो जहाँ पे दो ऑपरेंड्स हैं उसको कहते हैं बाइनरी। और अगर सिर्फ -a अगर हुआ तो -a को कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो जब किसी ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अगर किसी ऑपरेटर के साथ दो वो ऑपरेंड्स होते हैं, दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल्स, तो उसको कहते हैं बाइनरी। तो इसका यहाँ पे इतना ही मतलब है। जो बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1, तो उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। आप ये समझने की गलती ना करें कि बाइनरी ऑपरेटर्स का और बाइनरी नंबर्स का कोई संबंध है, इसका कोई संबंध नहीं है। हम बाइनरी अरिथमेटिक स्पेशली हमने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर नहीं लिखा है। अगर आप बाइनरी ऑपरेटर लिखोगे तो आप उसको बाइनरी नंबर के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। बाइनरी नंबर्स यानी 0 और 1, तो जो कंप्यूटर के अंदर हम डेटा स्टोरेज जो करते हैं और 0 और 1 की तरह करते हैं, तो वो जो बाइनरी नंबर्स हैं उसका और यहाँ पर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कोई संबंध नहीं। ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनको सिर्फ हमने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा, इतना यहाँ पर इसका संबंध है। अब हम देखें टर्नरी ऑपरेटर्स। क्वेश्चन मार्क है, टर्नरी ऑपरेटर है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर इज़ नॉट एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं ये उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर जो हैं वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इज़ ए टर्नरी ऑपरेटर, इट इज़ पार्ट ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी? मैक्स इक्वल टू इज़ ए ग्रेटर देन बी, इसको ऐसा पढ़ते हैं, इज़ ए ग्रेटर देन बी, इफ़ येस देन मैक्स इक्वल्स टू ए, इफ़ नॉट देन मैक्स इक्वल टू बी। या इसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन मैक्स इक्वल्स टू ए, इज़ ए ग्रेटर देन बी, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन मैक्स इक्वल्स टू बी। तो जो इसका इवैल्यूएशन है ट्रू और फॉल्स में होता है। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का जो पहला वेरिएबल है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, असाइन करेंगे इसको। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम सेकंड जो ऑपरेंड है उसका इस्तेमाल करेंगे, मैक्स इक्वल्स टू बी। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण देखें, ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू, हमने 2 अगर लिया तो इज़ 5 ग्रेटर देन बी, यस, देन मैक्स विल बी इक्वल टू ए, मीन्स मैक्स विल बी इक्वल टू 5। समझो ए 2 है और बी 5 है,
इज़ 2 ग्रेटर देन बी, नो, देन मैक्स विल बी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बी 5 होगा तो मैक्स विल बी बी। तो दोनों में से सबसे बड़ी जो संख्या है वो यहाँ पे हम ढूंढते हैं। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिंगल वेरिएबल ही आप हो, यहाँ पे आप पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b, इफ़ इट इज़ ट्रू देन इवेल्युएट a इंटू a, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन इवेल्युएट b इंटू b। a इज़ 5, b इज़ 2, इज़ a ग्रेटर देन b, yes, देन इवेल्युएट a इंटू a, यानी 5, 5 इंटू 5 25, स्क्वायर ऑफ m इज़ 25। इस तरह से हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट में टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है टर्नरी ऑपरेंड्स के नंबर्स के हिसाब से यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो हम यहाँ कह सकते हैं टर्नरी में 3 ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे यह एक ऑपरेंड हुआ, ये दूसरा हुआ और तीसरा हुआ, हम इनको 3 ऑपरेंड्स कह सकते हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का। तो अब हम ऑपरेटर्स के जो विभिन्न प्रकार हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये देखेंगे। अब हम अरिथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। तो अभी हमने जैसे बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे, तो वो जो था ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन था, जैसे यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। उसी तरह यह भी ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन है। हम ऑपरेटर्स को अरिथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल्स इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? वही जो हम आमतौर पे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। द ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस इन ए प्रोग्राम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर्स यूज्ड टू टेस्ट और डिफाइन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड हैं, a इज़ लेस देन b। या तो हम इनको टर्नरी स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो जब टर्नरी स्टेटमेंट में इसको हम यूज़ करेंगे तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उसके बाद में जो टर्नरी के कंडीशंस हैं वो इवेल्युएट करते समय अप्लाई करेंगे। या फिर हम इनको लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जब तक a इज़ लेस देन b है तब तक हम आगे का जो कोड का ब्लॉक है उसको हम इवेल्युएट करेंगे। हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टर्नरी इक्वेशंस में हम इनको टेस्ट करते हैं, या अगर हम लूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम डिफाइन करते हैं कि जब तक ये कंडीशन नहीं हो जाती तब तक हम आगे का ब्लॉक रन करेंगे। इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स एंड गिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो ये हुआ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज़ लेस देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ लेस देन इक्वल टू b, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इक्वल्स b। इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर हमने सिर्फ एक इक्वल लिखा तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, यानी b की वैल्यू हम a को असाइन करेंगे, और 2 बार इक्वल हुआ तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या a की वैल्यू b के समान है, इसको इवेल्युएट किया जाएगा, तो इसलिए इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। उसी तरह से नॉट इक्वल टू बी, a इज़ नॉट इक्वल टू b। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखें, एंड और नॉट। एंड 2 बार लिखने से एंड ऑपरेटर बनता है, और कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पर बैकवर्ड स्लैश है, शिफ्ट दबाकर बैकवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये और का बार मिलेगा आपको, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये नॉट ऑपरेटर है। यहाँ पर ए लॉजिकल ऑपरेटर इज ए सिंबल और ए वर्ड कनेक्ट्स 2 और मोर एक्सप्रेशंस। These operators yield true or false depending upon the outcome of the expression। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी जो आउटपुट है हमको या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो प्रीसीडेंस है वो देखेंगे। जैसे किसी इक्वेशन के अंदर नॉट, एंड और तीनों भी ऑपरेटर्स अगर हैं और आपको उसे इवेल्युएट करना है, तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्युएट करोगे और कौन सा उसके बाद। तो यहाँ पर उसका प्रीसीडेंस है, नॉट सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद में एंड इवेल्युएट किया जाएगा, और सबसे लास्ट में और इवेल्युएट किया जाएगा।
तो नॉट को हाई प्रेसिडेंस है, एंड को मीडियम प्रेसिडेंस है और को लो प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले नॉट, उसके बाद एंड और उसके सबसे लास्ट में और ऑपरेटर का इवैल्यूएशन होगा। अब प्रेसिडेंस कैसे होगा? जैसे यहाँ पे अगर हमने कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी और बी इज़ ग्रेटर देन ए नॉट सी इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को फर्स्ट प्रेसिडेंस मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद में इस इक्वेशन में ये एंड ऑपरेटर को इवैल्यूएट किया जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी। थर्ड जो है वो और ऑपरेटर को प्रेसिडेंस मिलेगा। तो इस तरह से नॉट को फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रेसिडेंस मिलता है। अब हम लॉजिकल और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है देखेंगे। लॉजिकल और इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इट रिजल्ट्स ट्रू इफ एनी वन और मोर कंडीशंस इज ट्रू, रिजल्ट्स फॉल्स इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। तो यहाँ देखें 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 9 इज़ ग्रेटर देन 13। यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 3 यह ट्रू है, 9 इज़ ग्रेटर देन 13 यह फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन में एक भी अगर ट्रू रहा तो पूरे एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं तब इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। 4 इज़ ग्रेटर देन 8 यह फॉल्स है, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 यह भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स, तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। 3 इज़ लेस देन 0 यह फॉल्स है, 3 इज़ लेस देन 13 यह ट्रू है। दोनों में से अगर एक भी ट्रू रहा तो इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा। तो लॉजिकल और का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं। अब हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है देखेंगे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशंस in such a way that it returns true if all expressions are true, otherwise it returns false। तो कोई भी एंड एक्सप्रेशन जो है उसे ट्रू होने के लिए उसके लेफ़्ट और राइट में जो एक्सप्रेशन है दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। 1 इज़ लेस देन 2 ये ट्रू है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 यह भी ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू मिलके यहाँ पे रिज़ल्ट इसका ट्रू आएगा। 7 इक्वल्स टू 7 एंड 4 इक्वल्स टू 4 यह भी ट्रू है, यह भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, इसलिए एंड ऑपरेटर जो है वो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। 8 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 14। 8 इज़ ग्रेटर देन 3 यह ट्रू है, 9 इज़ ग्रेटर देन 14 यह फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में अगर एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स रहा तो उसका आउटपुट भी फॉल्स आएगा। तो लॉजिकल एंड का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल देखेंगे। लॉजिकल नॉट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो जब भी आप कोई एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करते हो, जैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ट्रू, लेकिन यहाँ पे अगर हमने नॉट का इस्तेमाल किया तो ट्रू की जगह उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। 3 इज़ लेस देन 8 यह ट्रू है, लेकिन हमने नॉट का इस्तेमाल किया तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। 2 इज़ लेस देन 0 दिस इज़ फॉल्स, लेकिन हमने नॉट का इस्तेमाल किया तो फॉल्स की जगह ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से जो एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है उसको रिवर्स करने के लिए हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जावा में न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होता है देखेंगे। न्यू ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो जिस किसी क्लास का हमको नया इंस्टेंस तैयार करना है उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लास का इंस्टेंस तैयार करने के साथ साथ वो क्या करता है। कीवर्ड न्यू इज़ यूज्ड टू अलोकेट स्पेस इन द डायनामिक मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड फंक्शंस बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्लास का इंस्टेंस जावा तैयार करता है उसका रेफरेंस हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, हमने यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है माय पेट नाम से। तो मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं ऐसे लिखूँ माय पेट 1, तो 1 जो है एक वेरिएबल है और माय पेट जो है क्लास होने के साथ साथ एक डेटा टाइप भी है, इसको रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। तो 1 नाम से हमने एक रेफरेंस डेटा टाइप क्रिएट किया।
और उसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, न्यू माई पेट। तो हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और माई पेट इन ब्रैकेट यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखा है। तो यहाँ पे माई पेट को कंस्ट्रक्टर कहते हैं और न्यू कीवर्ड से माई पेट नाम के क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा और उस नए इंस्टेंस का जो एड्रेस है वो इस 1 के अंदर स्टोर होगा। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये न्यू है हमारा कीवर्ड। तो अगर आप ये कोड रन करके देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैं इसका कोड पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके ब्लूजे के कंपाइलर के अंदर उसको सेव कर लीजिए और उसको फिर रन करके देखिए। अब हम जावा का डॉट ऑपरेटर देखेंगे। द डॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज मेंबर ऑपरेटर। It is used to access the members of a package or a class। आपने किन्हीं जावा के प्रोग्राम्स की शुरुआत में इंपोर्ट स्टेटमेंट्स अगर देखे होंगे तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, import java.io.star या फिर import java.util.date। तो यहाँ जावा जो है वो सोर्स फाइल है और इनपुट आउटपुट और यूटिल जो हैं वो पैकेजेस हैं जो इस सोर्स फाइल के अंदर हैं। तो जब हम जावा के सोर्स फाइल में जो पैकेजेस हैं उन्हें प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे उस समय हम इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको कौन सा पैकेज चाहिए और कौन सा क्लास हमको चाहिए ये लिखने के लिए हम एज ए सेपरेटर डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लिखेंगे कि java.io.star उस समय इनपुट आउटपुट इस पैकेज के सभी क्लासेस का हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ऐसा लिखेंगे कि java.util.date तब हम जावा की सोर्स फाइल में यूटिलिटी नाम के पैकेज में सिर्फ डेट नाम का क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है। डॉट का इस्तेमाल एक और जगह पे होता है, system.out.println इन ब्रैकेट हेलो। तो हमारे मेन मेथड के भीतर हम जो आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आउटपुट स्टेटमेंट इस तरह से होता है। यहाँ पर सिस्टम है एक क्लास है और आउट है उसका मेंबर और प्रिंट एलएन इसकी एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड्स। तो इस तरह से डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम मेथड्स को इन्वोक करने के लिए या मेंबर्स को इन्वोक करने के लिए कर सकते हैं। अब हम आउटपुट स्टेटमेंट देखेंगे जावा का। द आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसेस रिजल्ट of an execution on the screen. The values to be displayed are enclosed within the braces। तो हम दो तरह के आउटपुट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, system.out.print और system.out.println। ln का मतलब लाइन। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि अगर आप दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखोगे, सिर्फ system.out.print अगर दो स्टेटमेंट्स लिखोगे तो दोनों का आउटपुट एक ही लाइन के अंदर आएगा, एक के बाद एक। जबकि आप दो प्रिंट एलएन स्टेटमेंट्स लिखोगे तो दोनों स्टेटमेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग लाइन के ऊपर दिखाई देगा आउटपुट में। ये दोनों का फ़र्क है। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो डबल कोट के अंदर लिख सकते हो, साथ ही उसके अंदर आप एस्केप सीक्वेंसेस भी डाल सकते हो और फिर अगर आपको कोई वेरिएबल उसके अंदर डिस्प्ले करना हो तो डबल कोट्स ख़त्म होने के बाद में प्लस लिखकर उस वेरिएबल का नाम लिखिए, तो टेक्स्ट के साथ साथ उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो भी आउटपुट में डिस्प्ले होगा। इस तरह से हम जावा में system.out.print और system.out.println ये दो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस समय उसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका एक प्रेसिडेंस होता है कि कौन से ऑपरेटर्स पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में दूसरे कौन से इवैल्यूएट करेंगे, तो उसका एक प्रेसिडेंस होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं उनका भी प्रेसिडेंस होता है। तो ये है उसकी सीक्वेंस, ये टॉप मोस्ट प्रेसिडेंस है और उसके बाद में ये ग्रेजुअली जो है प्रेसिडेंस कम होता जाता है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो इक्वेशंस है वो इवैल्यूएट होंगे, फिर उसके बाद में पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेंड के बाद अगर लिखोगे तो उसको पोस्टफिक्स कहते हैं, ऑपरेंड से पहले लिखोगे तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो पहले पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इवैल्यूएट होगा, उसके बाद में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इवैल्यूएट होगा। और इसी के साथ ही जो ऊनरी ऑपरेटर्स हैं, इसमें ऊनरी प्लस, ऊनरी माइनस, टिल्ड और नॉट ऑपरेटर, ये इनका एक ही प्रेसिडेंस है। उसके बाद आएंगे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। उसके बाद एडिटिव ऑपरेटर्स, प्लस माइनस। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ़्ट शिफ्ट, साइंड राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर्स, इक्वल एंड नॉट इक्वल्स। और उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज इंक्लूसिव और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, टर्नरी ऑपरेटर। और सबसे अंत में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये इनके शॉर्ट हैंड्स हैं। हमने जो ऑपरेटर्स के शॉर्ट हैंड देखे थे पिछले वीडियो में, उसी तरह से है ये।